हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, पिछले कुछ लेक्चर्स के थ्रू हम लोगों ने पवेड पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इन सब से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आपको यदि किसी प्रकार के एमसीक्यूज़ की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं। एक तरीके से यह लेक्चर के फॉर्मेट में होगा। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा और वो लिख के यहाँ पे आपको बताऊंगा, तो आप उसको नोट डाउन करते चलिए इन केस आपके लिए वो यूज़फुल हो। ठीक है, तो ये मेरे बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ चीज़ें मैं बताते चलूँगा तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि कौन कौन से संगठन कब बने हैं। ठीक है, ईयर पूछा जाता है, मिलाने को दिया जाता है, कोई थिंकर है, ठीक है, कोई पैक्ट है, कोई संधि हुई है, कोई टेररिस्ट ग्रुप है, कहाँ से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की कब इस्टेब्लिशमेंट हुई, ये सब सारी चीज़ें। तो हम लोग आइए कुछ कुछ चीज़ों को डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट डाउन कराते चलता हूँ। तो पहला लिख सकते हैं आप लोग साफ्टा, जिसको बोलते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है, हिंदी में बात की जाए तो यह है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। ठीक है, तो यह कब बना, इसको डेट आपको याद रखना है। साफ्टा, तो यह डेट याद रखिए कि यह 2004 में बनी थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मैच करने को पूछा जा सकता है। दूसरा जो आप लोगों को जानना चाहिए वो है नाफ्टा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, जिसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र। ठीक है, तो ये नाफ्टा अग्रीमेंट हुआ। ये कब आया था तो याद रखिएगा 1994 में। ठीक है, इसके अलावा तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईयू बोलते हैं। तो ये कब बना था, तो ये 1993 में। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन कब बनी उनसे रिलेटेड आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं, एक पेज ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए एक है कैनबेरा कमीशन। ठीक है, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, कैनबेरा कमीशन। ठीक है, कैनबेरा आप लोग जानते हैं एक शहर का नाम है ऑस्ट्रेलिया में शायद, कैनबेरा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हिंदी में लिखा जाए तो कैनबरा आयोग। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इस आयोग का गठन जो हुआ है, डेट का पता नहीं, लेकिन कैनबरा आयोग जो है वो किससे रिलेटेड है ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो कैनबरा आयोग जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनके एलिमिनेशन से संबंधित है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, तो जो जितने भी न्यूक्लियर वेपन हैं उनको समाप्ति करने के लिए ये इनका गठन हुआ था, कैनबेरा कमीशन का। तो याद रखिएगा कि कैनबेरा कमीशन का गठन किस लिए हुआ था, और यदि डेट आप लोग जानना चाहें तो याद रखिए ये 1995 में इनका गठन हुआ था। ठीक है, तो कभी कभी पूछा भी जाता है कि कब कैनबेरा कमीशन बना था, तो 1995 में, ताकि जो इतने भी न्यूक्लियर वेपन हैं उनकी समाप्ति की जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसके अलावा जो आपको जानना चाहिए वो यहाँ पे लिखिए। जैसे अब कुछ हम लोग बात करते हैं रेडिकल ग्रुप्स की, जो उग्रवादी संगठन है। ठीक है, उग्रवादी संगठन की बात करते हैं कि कौन सी संगठन उग्रवादी है और कहाँ पे वो स्थित है। तो जैसे बात आती है हमास की, ठीक है, हमास। तो याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड है, किस देश से, तो सीरिया। ठीक है, सीरिया से। दूसरा यहीं पे हम लोग देख देते हैं, एक है बोको हराम। ठीक, इसको लिख लीजिए, बोको हराम। तो ये किस देश से संबंधित है, ये है नाइजीरिया से।
ठीक है, ये सब रेडिकल ग्रुप है, एक तरीके से टेररिस्ट ग्रुप भी कह सकते हैं। तीसरा है, आप लोग याद रखिएगा, हिजबुल्ला। ठीक है, हिजबुल्ला, हिजबुल्ला पूरा है तो हिजबुल्ला, इसको याद रखिए। ये किस देश से है, आपको आइडिया है तो लिखिए ईरान। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 3 यहाँ पे और एक कैनबेरा कमीशन। ठीक है, कुछ बातें और हम लोग धीरे धीरे करके देखते हैं। तो यहाँ पे नोट डाउन करते चलिए, कुछ संधि के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, जिसको पैक्ट्स बोलते हैं, संधि। ठीक है, तो पहला चीज, किनके बीच में कौन सा पैक्ट हुआ है वो हमें याद रखना है, मैच करने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेहरू और लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली। ठीक है, तो नेहरू और लियाकत अली के बीच में कब पैक्ट हुआ था, कौन सी संधि हुई थी और कब हुई थी। ठीक है, तो इनके बीच में याद रखिएगा संधि हुई थी 1950 में, 1950 में हुई थी। ठीक है, दूसरा जो संधि आपको पढ़ना है या फिर जो याद रखना है वो है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, नाम लिख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री और भंडार नायके के बीच में, भंडार नायके। ठीक है, भंडार नायके इसको बोलते हैं, भंडार नायके। इनके बीच में जो संधि हुई थी वो कब हुई थी, 1964 में। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, एक तीसरी जो संधि हुई थी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ हुई थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी और किसके बीच में हुई थी, तो जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो, ये पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर उस समय थे, जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, भुट्टो। तो ये इसी को शिमला अग्रीमेंट हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो शिमला अग्रीमेंट पूछा जा सकता है किसके किसके बीच में हुआ था, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, कब हुआ था आप लोग जानते हैं, शिमला अग्रीमेंट 1972, 1972। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक जो और संधि याद रखिएगा, जो एक फेमस पूछा जाता है कभी कभी, राजीव गांधी। ठीक है, और किनके बीच में हुआ था, जयवर्धने के बीच में, जयवर्धने, जयवर्धने। ठीक है, जयवर्धने, इनके बीच में एक ट्रीटी हुई थी, एक पैक्ट हुआ था कब, 1987 में। ठीक है, तो ये 4 पैक्ट्स, 4 संधियों के बारे में आपको जानना है, इसको याद रखिए। इसके अलावा क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है जानना, जो हमारे आसपास के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका कब बना था। ठीक है, तो पहला चीज़ नोट डाउन कीजिए, आसियान। ठीक है, आसियान कब बना था तो आप लोग जानते हैं आसियान का निर्माण कब हुआ था, 1967 में। ठीक, दूसरा जो आपको जानना चाहिए वो है बिम्स्टेक। ये सब पूछे जाते हैं, ये सब एकदम बिल्कुल आपके रटा होना चाहिए। ठीक है, तो बिम्स्टेक का निर्माण कब हुआ था, तो बिम्स्टेक बना था 1997 में, एकदम ईयर के साथ, बिल्कुल एक ही बार में सब रट लीजिए। तीसरा है सार्क, सार्क ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं हम लोग, जहाँ पे इंडिया भी पार्टी। ठीक है, तो सार्क कब बना था, तो सार्क बना था 1985 में। ठीक, इसको याद रखिए। एक चौथा जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कभी कभार, ठीक है, वो है MCG। ठीक है, तो ये 2000 में बना था, इसको याद रखिएगा। मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन शायद बोलते हैं। ठीक है, MGC या MCG, MGC, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन शायद ये होगा, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये खैर ये सारी चीज़ें तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको याद रखना है। ठीक, इसके अलावा कभी कभी इंटरनेशनल रिलेशन में एक चीज़ पूछा जाता है जो है कैसीनो कैपिटलिज्म, कैसीनो कैपिटलिज्म। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कैसीनो पूंजीवाद। ठीक है, यह किनके द्वारा टर्म दिया गया, यह जो शब्द है वो किनके द्वारा कॉइन किया गया था, तो याद रखिएगा कैसीनो कैपिटलिज्म जो टर्म है वो दिया गया था सुसैन स्ट्रींज के द्वारा। ठीक है, स्ट्रींज जिसको बोलते हैं सुसैन स्ट्रींज। ठीक है, और ये कैसीनो कैपिटलिज्म, कैसीनो पूंजीवाद का क्या मतलब होता है, कैसीनो में जिस प्रकार से हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, एक समय में एक करोड़पति बन गया, कोई फकीर बन गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है।
ठीक है, इस तरह की कैपिटलिज्म में। तो याद रखिएगा कि ये टर्म कॉइन करने वाले कौन थे, सुसैन स्ट्रेंज। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे मैं एक बुक का नाम आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ। ठीक है, एक बुक है जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन डेमोक्रेसी, ठीक है, एंड टेररिज्म। यह इंपॉर्टेंट बुक है IR में। ठीक है, तो यह बुक किनके द्वारा लिखा गया, यह पुस्तक, तो याद रखिएगा ई हॉब्सबॉम। ठीक है, हॉब्सबॉम ऐसे करके कुछ नाम है, तो ही हॉब्सबॉम। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये नाम ई हॉब्सबॉम। ठीक है, तो इन्होंने ये बुक लिखा था, इसको नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और क्या चीज़ें हमें IR में पढ़नी चाहिए, तो देखिए एक जो बहुत फेमस आता है मार्शल प्लान के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा मार्शल प्लान, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपली मार्शल योजना। ठीक है, तो ये आप लोग जानते हैं जब वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो फिर जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, वेस्टर्न यूरोपीय देश, ठीक है, यूरोपियन कंट्री, जो पश्चिम के यूरोपीय देश हैं, ठीक है, उनकी रिबिल्डिंग करने के लिए, उनकी इकोनॉमी को, उनकी अर्थव्यवस्था को फिर से रिवाइव करने के लिए मार्शल प्लान लाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा वेस्टर्न यूरोपीय देश से संबंधित था, ईस्टर्न से नहीं। ठीक है, जैसे यूरोप में वेस्टर्न और ईस्टर्न कंट्रीज होंगे ना, इधर वेस्टर्न कंट्रीज इधर होंगे और इधर ईस्टर्न, तो ईस्टर्न को नहीं, सिर्फ वेस्टर्न के लिए। ठीक है, तो ये मार्शल योजना चलाई गई थी, तो इसको आपको याद रखना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना। तो ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें याद रखनी है आपको। एक तो ब्रिक्स के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है। ठीक है, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, संघाई में, संघाई चाइना में। ठीक है, संघाई एक शहर है, तो संघाई, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है। और जो पहली मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, वो हुई थी कब, वो हुई थी 2009 में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ब्रिक्स बना था, ठीक है, वो उनका जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था वो 2009 में हुआ था। कहाँ पे, रशिया में, रूस में। ठीक है, तो ब्रिक्स इस तरीके से बना था। और पहले आपको पता होगा कि ये ब्रिक था। ठीक है, इसमें जैसे ब्रिक में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये कंट्रीज थे। ठीक है, उसके बाद जो हुआ, उसके बाद हम लोगों ने साउथ अफ्रीका को इसमें से वापस जोड़ लिया था, तो ब्रिक्स बना था। तो ये 2010 में ब्रिक्स कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये कब बना, 2010 में। तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो जब G8 समिट हो रहा था या G7 जब बन रहा था, उसके परिप्रेक्ष्य में ये बना था, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो 2010 में ये फॉर्मली बना था। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं नव विकास बैंक। ठीक है, इसका निर्माण जो हुआ था वो 2014 में एक अग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, जो छठा ब्रिक्स समिट हुआ था उसमें से। ठीक है, तो 6th ब्रिक्स का जो समिट था वहाँ पे 2014 में इसका साइन किया गया इसके बारे में। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का ओरिजिन वहीं से हुआ और इसको बोलते हैं फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। याद रखिएगा, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि कौन से डिक्लेरेशन या कौन सा फोर्टालेजा घोषणा से ये न्यू डेवलपमेंट बैंक आया, तो याद रखिएगा फोर्टालेजा डिक्लेरेशन 2014 में, और ब्रिक्स का छठा समिट था। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ब्रिक्स से संबंधित पता होना चाहिए। अब इसके अलावा कुछ बातों को और हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ, G20 एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो G20 के बारे में आपको क्या जानना चाहिए,
ये कब बना था, ठीक है, और इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। तो टोटल 20 हो गए, ठीक है, G20 के साथ एक यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जैसे कहा जाता है कि G20 1999 में ओरिजिनेट हुआ, इसका जो शुरुआत हुआ था, ठीक है, ये G20 का वहाँ 1999 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और बात की जाए एक दूसरे चीज़ के बारे में, तो एक याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, इसको बोलते हैं स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल, ठीक है। तो इसका निर्माण कब हुआ था, कब बना था ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, तो याद रखिएगा 1991 में, ठीक है। तो यह डेट आपको याद होना चाहिए, 1991, ठीक है। और बात की जाए दूसरी चीज़ों के, तो एक है स्टालिन, आप लोग जानते हैं स्टालिन, ठीक है। डेथ ऑफ स्टालिन कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, यानी मृत्यु कब हुई स्टालिन की, ठीक है। तो मृत्यु कब हुई स्टालिन की, तो इसका डेट याद रखिएगा 1953, 1953 में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, स्टालिन की। और एक चीज़ और यहाँ पे लिख लीजिए, जो सोवियत है उन्होंने कब एक तरीके से बाल्टिक स्टेट का विलय करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बाल्टिक राज्य का सोवियत विलय, ठीक है, सोवियत विलय, इसको बोलेंगे सोवियत एनेक्सेशन ऑफ बाल्टिक स्टेट। तो जितने भी बाल्टिक राज्य थे उनका एनेक्सेशन सोवियत के द्वारा कब हुआ, तो याद रखिएगा डेट 1941 में, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको IR से संबंधित पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। अब कुछ इनके थिंकर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक है अर्नेस्ट हॉस, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग नाम, अर्नेस्ट हॉस, ठीक है। तो इन्होंने एक जो ये किससे रिलेटेड थे, ये पूछा जाता है कभी कभी कि कौन से थिंकर किन से रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है किन से, आप लोग जानते हैं न्यू फंक्शनलिज्म बोलते हैं, न्यू फंक्शनलिज्म, ठीक है, फंक्शनलिज्म, जिनको कहते हैं हम लोग क्या, नव कार्यात्मकता, ठीक है, कार्यात्मकता। तो नव कार्यात्मकतावाद से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, अर्नेस्ट हास, यहाँ पे लिख सकते हैं अर्नेस्ट हास, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है गेम थ्योरी, ठीक है, गेम थ्योरी, या जिनको हम लोग कहते हैं खेल सिद्धांत। तो हिंदी वाले भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, मैं हिंदी में साथ लिखा रहा हूँ। तो जो गेम थ्योरी है, तो इसमें बात की जाए तो कौन रिलेटेड है इनसे, तो एक आप लोग नाम सुने होंगे जॉन वन न्यूमैन, ठीक है, न्यूमैन, ठीक है, जॉन न्यूमैन, ठीक है, इनका नाम खेल सिद्धांत से ये रिलेटेड है। और एक है मॉर्गेनस्टीन, इनका नाम भी याद रख लीजिए, मॉर्गेनस्टीन, ठीक है, मॉर्गेनस्टीन, ठीक है। तो ये भी गेम थ्योरी से रिलेटेड है। तो ये दोनों का नाम आपको गेम थ्योरी से रिलेटेड पता होना चाहिए। एक तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है कभी कभी, वो है रिचर्ड आस्ले के बारे में, ठीक है। तो रिचर्ड आस्ले, ये सब IR से रिलेटेड है, रिचर्ड आस्ले, ठीक है। ये किन से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है पोस्ट मॉडर्निज्म से, ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर आधुनिकतावाद, ठीक है। तो इससे रिलेटेड है रिचर्ड आस्ले, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगला चीज़ जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो है
इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है 2006, यहाँ पे लिखता हूँ 2006, ठीक है। 2006 में बात की जाए तो इंडिया ने एक ज्वाइन किया था, किसको, भारत ने ज्वाइन किया था आसियान रीजनल फोरम को, ठीक है, आसियान रीजनल फोरम, इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट को। तो इसको हम लोग बोलते हैं एशियाई क्षेत्रीय फोरम, एशियाई क्षेत्रीय फोरम। तो भारत ने कब इसको ज्वाइन किया था, तो ये पूछा जाता है तो 2006 में, ठीक है, भारत ने इसको ज्वाइन किया। उसके बाद पूर्ण संवाद सहयोगी, जिसको बोलते हैं फुल डायलॉग पार्टनर, फुल डायलॉग पार्टनर आसियान का कब बना भारत, ठीक है, आसियान से रिलेटेड जो है भारत कब बना फुल डायलॉग पार्टनर आसियान का, ठीक है। तो भारत जो बोलते हैं पूर्ण संवाद सहयोगी, पूर्ण संवाद सहयोगी कब बना, तो 1 सेकंड, सहयोगी, ठीक है। तो इंडिया 2005 में बना था और 2006 में एशियाई क्षेत्रीय फोरम को ज्वाइन किया, ठीक है। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। इसके अलावा कुछ बातें और हैं जो आपको जाननी चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक ऑपरेशन बहुत फेमस है, उसको याद कर लीजिए, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कैक्टस ऑपरेशन। ये तो सिंपल है, तो इसको याद रखिएगा। ये मालदीव्स में भारत के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। वहाँ पे जो मिलिट्री कू हो रहा था उसको बचाने के लिए भारत ने यह ऑपरेशन चलाया था मालदीव्स में। कब चलाया था, 1988 में, 1988 में यह ऑपरेशन चलाया गया था भारत के द्वारा मालदीव्स में, ठीक है। तो इन सब बातों को आपको याद रखना है। अब कुछ चीज़ें और देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एक है अलेक्जेंडर वेंट, इनका नाम याद रखिए, अलेक्जेंडर वेंट, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूं मैं, अलेक्जेंडर वेंट, ठीक है। ये रिलेटेड है किससे, कंस्ट्रक्टिविज्म से, कंस्ट्रक्टिविज्म, यहाँ पे लिखता हूँ कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रचनात्मकतावाद, रचनावाद भी बोलते हैं, या फिर ऐसे रचनात्मकतावाद भी बोल सकते हैं, ठीक, वाद, इससे रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि ये किनसे रिलेटेड है, ठीक है। और सबसे पहली बार जो कंस्ट्रक्टिविज्म वर्ड जो दिया गया था, वर्ड जो है वो किनके द्वारा दिया गया था, कॉइंड किया गया था सबसे पहली बार, तो याद रखिएगा नाम निकोलस ओनफ, ठीक है, निकोलस ओनफ, हिंदी में लिख लीजिए निकोलस ओनफ के द्वारा सबसे पहली बार इस शब्द को बताया गया था, ठीक है। और वो उन्होंने अपनी एक फेमस बुक लिखी थी, तो इनका एक बुक है उसको भी लिख लीजिए। इनके द्वारा जो बुक लिखा गया, जो पुस्तक लिखी गई, उसका नाम था वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग, वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग। इसी में उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनात्मकतावाद के बारे में बताया, कॉइन किया टर्म, ठीक है। और अलेक्जेंडर वेंट भी इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें पता चल गई, ठीक। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है थ्यूसिडाइड, ठीक है, इनसे रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में एक दो फैक्ट याद रखिए। थ्यूसिडाइड जो है उनको फर्स्ट क्लासिकल रियलिस्ट कहा जाता है, फर्स्ट क्लासिकल रियलिस्ट। ये आप लोग जानते होंगे, ये रियलिस्ट थिंकर हैं, यथार्थवादी थिंकर हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इनको कहा जाता है शास्त्रीय यथार्थवादी, ठीक है। तो ये सब पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इनका नाम, ठीक है। उसके बाद E.H. कार, ये भी रिलेटेड है, ठीक है, अय्यर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी थी जिसका नाम है 20 ईयर क्राइसिस, 20 ईयर क्राइसिस, ठीक है, क्राइसिस, ये बहुत फेमस बुक है। तो इसमें पूछा जाता है कभी कभी कि 20 ईयर के बारे में, जो 20 सालों की क्राइसिस के बारे में बात की गई, तो वो 20 साल कौन कौन से साल हैं, तो याद रखिएगा 1919 से लेके 39,
इसके बारे में वो बात करते हैं, ठीक है, 20 ईयर क्राइसिस में, ठीक है। और पूरा नाम बात करें 20 ईयर क्राइसिस एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये पूरा पुस्तक का नाम है जो E.H. कार ने 1939 में पब्लिश कराया था यह बुक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना चाहिए जो ये थ्यूसिडाइड जो हैं और E.H. कार किनसे रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स को और हमें जानना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एक पेज लेके और बता रहा हूँ, देखिए। तो जहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा हो जो पॉइंट आप उसको नोट डाउन करते जाए, ठीक है। फिर है एक केनेथ वॉल्ज, ठीक है, इनके बारे में भी जानिए, केनेथ वॉल्ज, ठीक है, केनेथ वॉल्ज। अब इनसे संबंधित एक बात ये याद रखिएगा, ठीक है, कि इन्होंने कुछ चीज़ों की पहचान की जिनको कहा गया 3 इमेजेस ऑफ पॉलिटिक्स, 3 इमेज ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये ऐसा यदि पूछा जाए कि 3 इमेज ऑफ पॉलिटिक्स या राजनीति के 3 इमेज के बारे में कौन चर्चा करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा केनेथ वॉल्ज हैं जी। और इनमें से कौन कौन 3 इमेज के बारे में बात करते हैं, एक तो इंडिविजुअल, ठीक है, दूसरा स्टेट और तीसरा इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, फिर राज्य और व्यक्तिगत, ठीक है। ये 3 प्रकार के इमेज के बारे में बात करते हैं केनेथ वॉल्ज, ठीक है। तो इनसे संबंधित ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा पेज ले लेता हूं, देखिए केनेथ वॉल्ज की ही एक बहुत फेमस बुक है, उसको भी यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, मैं भूल गया बताना, ठीक है। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, बहुत फेमस थी, जिसको मैन, स्टेट एंड वॉर, आप लोग जानते हैं बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1959 में पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है, 1959 में। तो याद रखिएगा इनकी बुक है केनेथ वॉल्ज की, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ रेवोल्यूशन के बारे में, कुछ क्रांतियों के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्रांति के बारे में या फिर रेवोल्यूशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे पहली बात जो है वो एक फेमस रेवोल्यूशन था जिसको ट्यूलिप रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, जिसको ट्यूलिप क्रांति, ठीक है। यह कब हुई थी ये आपको बताना है। तो ट्यूलिप क्रांति जो हुई थी वो 2005 में हुई थी, कहाँ पे, और ये रिलेटेड है किर्गिस्तान से, किर्गिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे हुआ था। दूसरा जो क्रांति है वो कभी कभी पूछा जाता है, वो है ऑरेंज रेवोल्यूशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं, ऐसे ही लिख लीजिए, ऑरेंज क्रांति, ठीक। तो ऑरेंज क्रांति ये कहाँ से संबंधित है, ये यूक्रेन से संबंधित है। ये PYQ में शायद पूछा भी गया होगा, आप लोग देख लीजिएगा, 2005 में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा यूक्रेन से, ठीक है। इसी के साथ एक और क्रांति याद रखिए जिसको बोलते हैं रोज रेवोल्यूशन, ठीक है। इसे तो हिंदी में होगा क्या, गुलाब क्रांति, ठीक। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 2003 में, और ये जॉर्जिया से रिलेटेड है, जॉर्जिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको क्रांति से संबंधित पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल आज कुछ फैक्ट्स जाने जो इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित थे। बहुत सारे कंसेप्ट्स को भी हम लोगों ने जाना, तो आप लोग ये सब देख लीजिए। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से कुछ कंसेप्ट्स को जानेंगे, कुछ फैक्ट्स को जानेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और बताएं कि किस प्रकार के वीडियोज़ की आपको आवश्यकता है, ठीक है। धन्यवाद।